हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ होगे, सही होगे और पेपर की तैयारी में लगे होगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए जो टॉपिक है आपका आपकी स्क्रीन के सामने है, कथन और अवधारणा। देखो, इससे पहले प्यारे बच्चों हमने क्या क्या टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। हम कैलेंडर, घड़ी, आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन वगैरह, हम टोटल टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो कथन निष्कर्ष के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कथन अवधारणा। इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट और असम्पशन। तो कथन अवधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज के टाइम में, आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी बुक के अंदर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आज हम सारी बातों पर और सारे प्रकार के क्वेश्चनों के टाइप पर आज डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर के लिए कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको 4 रूल दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके इस चैप्टर का कंप्लीट निचोड़ है ये। अगर आपने 4 रूल पढ़ लिए तो इसका मतलब ये चैप्टर भी आपसे 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर अंदर आप अपने प्रत्येक क्वेश्चन को कर चुके होंगे। तो पहला जो आपका रूल है क्या कहता है कि सभी सकारात्मक अनुमान और संभावनाएं सत्य होगी। पहला आपका जो रूल है प्यारे बच्चों वो क्या कहता है, सभी प्रकार की जो सकारात्मक संभावनाएं है वो बिल्कुल सच होगी, सत्य होगी। यहां तक क्लियर है ना प्यारे बच्चों। दूसरा रूल क्या कहता है आपका, सेकंड रूल आपका जो कहता है, सेकंड रूल कहता है कि सरकारी कानून, सरकारी आदेश, सरकारी विज्ञप्ति और संवैधानिक कानून से रिलेटेड, संवैधानिक कानून से रिलेटेड आपकी सभी प्रकार की अनुमान और संभावनाएं सत्य होगी। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन आ जाए और अपनी क्लास को, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला रूल आपकी कि सकारात्मक अनुमान और संभावनाएं आपके क्या होंगे, बिल्कुल सच होंगे। उससे रिलेटेड आपकी पूर्व अनुमान या पूर्व धारणाएं भी बिल्कुल सच होगी। अच्छा, सेकंड रूल आपका क्या कहता है, सरकारी कानून, सरकारी आदेश, सरकारी विज्ञप्ति, संवैधानिक कानून और सार्वभौमिक सत्य पर आधारित, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ पर आधारित जो आपकी पूर्व धारणाएं है या अवधारणाएं है वे भी आपकी सत्य होगी मेरे प्यारे बच्चों। और थर्ड रूल क्या कहता है कि भूत और भविष्य से संबंधित काल्पनिक जो आपके अनुमान है वे असत्य होंगे, गलत होंगे, उनको हम सत्य नहीं मानेंगे। चौथा और आखिरी रूल आपका होता है कि मात्र, एकमात्र, अकेले, एकल, सभी, हमेशा, सदैव, अधिकांश, अधिकतर, आमतौर से, अगर आदि शब्द आपकी अवधारणा के अंदर आते हैं तो वे ऑटोमेटिक आपकी गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लेकर चलते हैं, देखते हैं कि कथन में, स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। तो कथन आपका क्या कह रहा है कि जीवन 60 वर्ष की आयु में शुरू होता है। पूर्वानुमान, इस कथन को कहने से पहले जो अनुमान लगाए गए हैं उसको बोलते हैं पूर्वानुमान या अवधारणा। ये पहला पूर्वानुमान क्या है आपका, सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी होती है, 60 साल के बाद जीवन अनुपयोगी होता है। ये आपकी सेकंड असम्पशन है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान देते हैं कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। जो आपने अभी अभी अपनी स्क्रीन पर 4 रूल देखे हैं, इन 4 रूल को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम इसको क्वेश्चनों को करते कैसे है। सबसे पहले क्या है कि हमें कथन नहीं पढ़ना है, कथन को तो चेक करना है कि कथन के हिसाब से हमारी पहली वाली जो बातें हैं, अवधारणाएं है, वे सच है नहीं है। तो सबसे पहले हमें कथन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़नी है पूर्व धारणाएं। इसको पूर्व धारणाएं कह लो या अवधारणा कह लो। हमें सबसे पहले क्या पढ़नी है प्यारे बच्चों, हमें पूर्व धारणा पढ़नी है और फिर देखना है कि पूर्व धारणा के हिसाब से ये कथन आपका एप्रोप्रिएट है या सुटेबल तरीके से बोला गया है या नहीं गया है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो सभी बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल भैया, यहाँ तक क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, देखो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसमें अवधारणा पढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है कि सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी होती है। अभी अभी आपने रूल पढ़ा है कि मात्र, एकमात्र, अकेले, एकल, सभी, क्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सभी। अगर ये आपके किसी भी पूर्वानुमान या अवधारणा या निष्कर्ष या किसी भी प्रकार के तर्क, आर्गुमेंट में भी आता है तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। इसने बोल दिया है कि सेवानिवृत्ति के
सेवानिवृत्ति सभी के लिए हमेशा अच्छी होती है। यहाँ पे सभी भी आ गया और हमेशा भी आ गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक आपकी असम्पशन गलत हो जाती है। ये आपकी असम्पशन क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। अगर आप सेकंड असम्पशन को देखते हो, अवधारणा को देखते हो, तो 60 के बाद जीवन अनुपयोगी हो जाता है। ये क्या आपको सकारात्मक दिखाई दे रही है? ये आपकी पॉजिटिविटी को क्या कर रही है? नई इंडिकेशन नहीं दे रही है प्यारे बच्चों। यहां से इंटेंशन आता है हमारा नेगेटिविटी का। मतलब क्वेश्चन में आपका जो कथन है ये तो कह रहा है कि जीवन 60 वर्ष की आयु में शुरू होता है। जीवन कौन सा जीवन? क्योंकि जब बच्चा होता है वो माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होता है। धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, उसको फिर परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में, उसको एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, जॉब करता है, जॉब के लिए उसको बहुत सारी परेशानियां घर से बाहर दायरे में भी उसको उठानी पड़ती है, फेस करनी होती है। उसके बाद शादी के बाद तो हमारा बालपन से लेके, बचपन से लेके और गृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थी, घर को संभालने तक का जो जीवन है वो परेशानियों के बीच में को गुजरता है प्यारे बच्चों। तो जीवन हमारा, असली जीवन हमारा जो शुरू होता है वो गृहस्थ आश्रम मतलब घर के, अपने पर्सनल, समाज, सभी प्रकार के जो दायित्व है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने के बाद आपका जीवन शुरू होता है। यहाँ आध्यात्मिकता के बारे में बात हुई है, न कि आपके जीवन में आपके स्टेप कैसे चल रहे हैं उसके बारे में बात हुई है प्यारे बच्चों। इसने यहाँ पे नेगेटिव, आपका नेगेटिव इंटेंशन डाल दिया और जो आपका नेगेटिविटी इंटेंशन होगा वो आपका बिल्कुल गलत होगा। तो सेकंड भी आपका गलत और आपका फर्स्ट भी गलत हो गया प्यारे बच्चों। इसीलिए हमारा दोनों गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सबसे अच्छा सुटेबल डी ऑप्शन बन जाएगा। हमारा सबसे अच्छा सुटेबल डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पूर्वानुमान। सबसे पहले क्या पढ़ना होता है प्यारे बच्चों? पूर्वानुमान। उसके बाद हमें पढ़ना होता है स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हम सबसे पहला पूर्वानुमान पढ़ते हैं कि एक्स गांव के निवासी बहुत अच्छे खानसाना है। देखो, खानसाना का मतलब है खाने को पसंद करने वाले लोग। इस खानसाना जो आपका है ना, ये खानसामा, ये खानसामा जो शब्द है ये आपका विदेशज भाषा से आता है। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने उसके अंदर पढ़ा होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो आपके विदेशज शब्द जो होते हैं, हमारी हिंदी के अंदर जो 10 भाषाओं के शब्द जोड़े गए हैं उनको हम विदेशज या मेहमान शब्द कहते हैं। खानसामा का मतलब है खाने को ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति। तो ये कह रहा है कि एक्स गाँव के निवासी बहुत अच्छे खाने को पसंद करने वाले हैं। दूसरी बात, एक्स गाँव के निवासी बाहर खाना पसंद नहीं करते। अगर ये बात है, अगर वे खाने को, देखो खानसामा का मतलब है कि वे खाने को मतलब अच्छे तरीके से बना भी लेते हैं और पका भी लेते हैं और खा भी लेते हैं। और दूसरा असम्पशन आपका क्या कहता है कि एक्स गांव के निवासी बाहर खाना पसंद नहीं करते। अगर उनको बाहर खाना पसंद ही नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप वहां किसी भी प्रकार का फूड श्रृंखला या जैसे आजकल जोमेटो वेमेटो, ये आपके पिज्जा हाउस वगैरह खुले हुए हैं, वहां खोलने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आपका केवल और केवल सेकंड आपका जो है निकलता है। और सेकंड अगर आपका ऑप्शन सुटेबल बैठता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके स्क्रीन पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने अपने ऑप्शन आप मैच करते रहो, अपने आंसर मैच करते रहो और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा स्पीड दो और टाइम मैनेज करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है पूर्व धारणाएं या अवधारणाएं। उसके बाद आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे। तो अगर आपकी पूर्व धारणा और स्टेटमेंट मैच करते हैं तो वही अवधारणा आपका आंसर होगी। तो देखते हैं क्या कहता है। पूर्वानुमान पहले कहता है विज्ञापन झूठ है। दूसरा कहता है कि आमतौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, यहां पे आपका ये पूर्वानुमान सेकंड बिल्कुल रिलेट कर रहा है किससे? आपके स्टेटमेंट से। क्योंकि वहां पे जो आपका समाचार पत्र के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया था, जो विज्ञापन आपका आया था कि यहां पे 10 महीनों में पैसे 3 गुना हो जाते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी प्यारे बच्चों, अक्षय कुमार की एक मूवी का नाम है, मैं भूल गया, मेरे दिमाग में से निकल गया, भागम भाग है जैसे, पता नहीं। तो उसमें कहता है कि 21 दिन में पैसे डबल। उसके अंदर भी क्या कहता है? 21 दिन में पैसे डबल। बहुत सारे लोग वाग इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा देते हैं कि 21 दिन में जब हमें पैसा डबल मिले, लग रहा तो कोई बात नहीं। इसका मतलब हमें लोगों के माइंड सेट का पता चलता है कि लोगों को चाहिए पैसा जल्द से जल्द 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो कैसे कम समय में
कितना ज़्यादा पैसा लोगों के लिए इच्छाएं और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। आप मूवी के हिसाब से भी देख सकते हो और आपकी स्क्रीन के सामने जो आपका क्वेश्चन है उससे भी देख सकते हो। ये विज्ञापन तब आया जब लोगों की इच्छाएं विज्ञापन के हिसाब से, समझ रहे हैं बात को, एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से। तो इसका मतलब है आमतौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर आमतौर शब्द आ गया, जरूरी नहीं कि आमतौर शब्द आए आपका असम्पशन गलत हो, लेकिन मैंने बताया कि पॉजिटिव असम्पशन आपका मैच करना चाहिए आपके स्टेटमेंट के साथ। इसका मतलब आपका सेकंड और सेकंड असम्पशन बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका कौन सा प्यारे बच्चों ऑप्शन बैठेगा? आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है मेरे प्यारे भाइयों। ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल प्यारे बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों के ज्यादातर ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चों, देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्टेटमेंट पढ़ो और उसके पूर्वानुमान, उसके असम्पशन पढ़ो। पहले आपको असम्पशन को मैच करना है स्टेटमेंट के साथ, उसके बाद आगे बढ़ना है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर आपके किया था, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क, दोनों में अंतर है। कथन तर्क का मतलब है आर्गूमेंट। जब कोई चीज़ आपके सामने आती है तो आप उससे सहमत हो या नहीं हो, तो उस टाइप से क्वेश्चन आपके आर्गूमेंट दो ही तरीके से पूछते हैं, या तो आप एग्री करोगे या आप डिसएग्री करोगे। तो लेकिन यहाँ पर आप अगर असम्पशन की बात हुई है तो असम्पशन से ही कथन का उपज होती है, कथन की उद्भव होता है, कथन को जो है बनाया जाता है, पहले असम्पशन के हिसाब से होगा। तो ध्यान देते हैं, पहला पूर्वानुमान क्या कहता है कि उसे कंपनी है ना, उस कंपनी के कारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। कब हो सकती है? फिर स्टेटमेंट पढ़ना है प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। देखो ये उस कंपनी के कारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है, प्लस दूसरी कंपनियां जो इस तरह की कारों का निर्माण करती है वह भी अपनी कारों के मूल्य में कमी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। कंपटीशन की आपको पता है कि कंपटीटर क्या करते हैं, अगर दो भाइयों की अगर एक जैसी दुकान खुलवा दी तो उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आ जाएगी। वो अपना सामान कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को बेचना चाहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो कंपनियां एक प्रकार की ही कारों का निर्माण करती है, प्रोडक्शन करती है, तो अगर एक कंपनी में कंपटीशन ने, अगर एक कंपनी ने कंपटीशन में पैसे या वैल्यू या कार की कीमत घटाई तो दूसरी को भी घटाना होगा, क्योंकि उसकी कस्टमरों की संख्या स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जबकि जिसने नहीं घटाई है उसकी घट जाएगी। तो कंपटीशन में हमेशा ऐसा ही होता है, अगर एक रेट डाउन कर देता है तो दूसरे को भी रेट डाउन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे, पहला असम्पशन आपका था, यह भी रिलेट करता है आपके किससे, आपके कथन से, और सेकंड आपका असम्पशन था, ये भी इसका रिलेट करता है, मतलब दोनों में रिलेशन है। देखो, उस कंपनी के कारों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है, कब होगी? जब एक कार निर्मात्री कंपनी ने अपनी कारों के मूल्य में भारी कमी की है तो उसकी कारों की बिक्री भी बढ़ेगी, और अगर कारों की बिक्री बढ़ेगी तो जो दूसरी साइड कंपनियां हैं वो भी अपनी मूल्य में, रेट में ह्रास कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब दोनों के दोनों असम्पशन आपके रिलेट करते हैं कथन से, और जब दोनों के दोनों असम्पशन आपके सही है, आपकी अवधारणाएं सही है, तो आपका केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन है सी ऑप्शन, जिसमें दोनों के दोनों अवधारणाएं आपकी बिल्कुल सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको पहले क्या पढ़ना है? असम्पशन पढ़नी है, अवधारणाएं पढ़नी है, और फिर रिलेट करनी है उसको कथन के साथ। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपके सामने पूर्वानुमान क्या है कि निजी डॉक्टरों को पहले से ही कठिनाई थी, सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में पहले ही वृद्धि कर चुके थे। अब यहां ध्यान देंगे, मैं आपको एक चीज और बता दूं प्यारे बच्चों, जब भी आप असम्पशन और स्टेटमेंट के इस चैप्टर को कभी भी किसी भी प्रैक्टिस बुक से करोगे या किसी भी तरीके से इसके क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे, तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, ताकि आपको हर क्वेश्चन को सेकंडों में करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़े और आपकी कैपेसिटी भी साथ साथ में मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ बढ़े। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी कभी किसी स्टेटमेंट्स को छोड़कर, असम्पशन की बात मैं अब कर रहा हूं आपसे, अगर अवधारणा के अंदर कभी भी भूत और भविष्य की काल्पनिक संभावनाएं आए तो वे ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आपके रूल पर। आपका रूल जो है मैंने आपको बताया था, अगर आप थर्ड रूल को पढ़ोगे तो थर्ड रूल को फॉलो करोगे तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही होगा। थर्ड रूल क्या कहता है कि भूत और भविष्य की काल्पनिक संभावनाएं गलत होगी। भूत और भविष्य की, पास्ट की और फ्यूचर की जो इमेजिनरी आपकी असम्पशन है वे बिल्कुल गलत होगी प्यारे बच्चों। उनको हम अपने इस चैप्टर में जगह
बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगर आप अपने उस क्वेश्चन पर दोबारा पढ़ोगे, आपका कौन सा क्वेश्चन था ये, दोबारा आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहां ध्यान देते हैं, निजी डॉक्टरों को पहले से ही कठिनाई थी का मतलब चला गया पास्ट में। थी का मतलब किस में चला गया प्यारे बच्चों, पास्ट में चला गया। और अगर आप सेकंड असम्पशन को भी देखोगे तो ये आपको बोलता है पहले ही वृद्धि कर चुके थे, तो थे भी आपका पास्ट में चला गया। और ये पास्ट के केवल काल्पनिक अनुमान है, और काल्पनिक अनुमान हमेशा प्यारे बच्चों गलत होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। कभी भी आपको भूत और भविष्य के काल्पनिक अनुमानों को सत्य सही नहीं करना। तो इसका मतलब जब आपके दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो रहेगा डी ऑप्शन। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सभी बच्चों का डी ऑप्शन होगा। तो यहां तक क्लियर है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और अपने जितने भी आपके आंसर आते हैं लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो। और कभी भी कोई चीज़ आपको अगर परेशान कर रही, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्रीवियस क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया, तो भी आप लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपको कथन भी पढ़ना है, साथ साथ में अवधारणा भी देखनी है। तो आपके अवधारणा क्या कह रही है, पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। और फिर दूसरा सेक्शन आपका क्या कहता है, भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल आपके क्षेत्र के हिसाब से मैच करता है। जब भी आपको कोई अच्छा या पॉजिटिव कार्य मिलता है तो हमेशा आप टालने की बात करोगे, हमेशा उस काम से हटने की बात करोगे। आपका डिमोरलाइजेशन आपका खुद का मन है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी कुछ बच्चे हमारे पास, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारी बड़ी मुश्किल से जो है इसमें नंबर आया है, हमारी एज बड़ी है 3 साल, लेकिन लोगों की 3 साल बड़ी है प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10-10 दिन और केवल 5-5 दिन बड़ी है, मतलब 10 दिन का उनके पास केवल 10 दिन की वजह से नंबर आया है। लास्ट भर्ती, बिल्कुल फाइनल भर्ती है उनके लिए, और फाइनल भर्ती है उनके लिए इतना टाइम भी नहीं है, वे इतनी सीरियस है कि वे जल्द से जल्द अपने कोर्स को पूरा करके उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल फाइनल अपना विचार कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ना है, और जिनका सपना यूपी पुलिस में भर्ती होना है, सिलेक्शन देना है, तो उनके साथ हम खड़े हैं, हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं। बस आपका सहयोग और आपका सपोर्ट चाहिए। हर प्रकार की वैकेंसी के लिए आपको हर प्रकार का सपोर्ट इस संस्थान के प्रत्येक टीचर से मिलेगा प्यारे बच्चों। तो पहला, और देखो आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है मैं कथन पढ़ देता हूं। भारतीय नौकरशाह, भारतीय नौकरशाह का मतलब है जो इंडियन लेबर है आपकी। देखो जो विदेशी कंपनियां आती है भारत के अंदर, वे इसलिए आती है क्योंकि भारत के जो नौकर है, भारत के जो लेबर है, मजदूर है, वो दुनिया में सबसे सस्ते है, वो दुनिया में सबसे सस्ते है। और किसी भी कंपनी को, है ना, किसी कंपनी को एफडीआई के थ्रू जो है अगर किसी देश में जाना होता है तो सबसे पहले उसको जरूरत पड़ती है, वो पड़ती है सबसे ज़्यादा जरूरत लेबर की। सस्ते मजदूर अगर उसके पास होंगे तो उसका काम भी सस्ते में ही निपटेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उसका बढ़ेगा, साथ साथ में मार्केटिंग बढ़ेगी, तो ऐसे धीरे धीरे उस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है प्यारे बच्चों। तो भारतीय नौकरशाह दुनिया में सबसे कम कुशल है। कम कुशल का मतलब है, इसने स्ट्रेंथ से बात की है, स्ट्रेंथ से कंपैरिजन की है कि भारत के जो लेबर है, मजदूर है, वो कार्य को अच्छी तरीके से नहीं जानते, वे जानकार नहीं है, किसी भी काम के अच्छे जानकार नहीं है। अब आप इनके असम्पशन को पढ़ते हैं। पहला असम्पशन क्या कहता है, पिछले कुछ वर्षों में नौकरशाही के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो इसने पिछले वर्षों की बात कर दी, और मैं आपको अभी अभी पिछले आपके लास्ट क्वेश्चन में बता गया था कि आप किसी भी प्रकार के पास्ट और किसी भी प्रकार के फ्यूचर से रिलेटेड आपकी काल्पनिक जो आपकी संभावना या अनुमान होंगे वे बिल्कुल गलत होंगे। तो आपका पहला आपका असम्पशन यही गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके भूतकाल के, पिछले आपके अतीत के बारे में बताया गया है। भारतीय लोक सेवकों को विश्व का बेहतरीन काम टालने वाला माना जाता है, ये कहीं से कहीं तक भी आपके कथन को संतुष्ट नहीं करता है, तो ये आपका, ये भी आपका गलत हो जाता है। दोनों के दोनों अवधारणाएं आपकी गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपका सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक दूसरे को भी जोड़ सकते हैं। आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए चैनल हमेशा खड़ा है प्यारे बच्चों। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि पानी बचाओ और पृथ्वी को बचाओ। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, ये टैगलाइन है, ये किसी योजना का हिस्सा है। अब ध्यान देते हैं पूर्वानुमान असम्पशन क्या कह रहा है। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, इसीलिए पानी बचाओ। पहले हम अनुमान पढ़ेंगे ना, उसके बाद पढ़ेंगे कथन। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, इसीलिए पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। क्या ये कहीं से कहीं तक आपको संबंध दिखा रहा, रिलेट है ये कहीं से कहीं तक? बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, हम तो खुद पृथ्वी के लिए खतरा है, हम खुद पृथ्वी के लिए खतरा है प्यारे बच्चों। हमने जो पीने योग्य पानी था उसको बर्बाद करके रख दिया है। और इन्होंने क्या बोला है, आप ध्यान से अगर ढंग से आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो पानी बचाने का अर्थ ये है कि जो पृथ्वी की खास बात है कि पृथ्वी के अंदर ही, इस पृथ्वी पर ही, केवल और केवल पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है। अभी तक जितने भी शोध हुए हैं, केवल और केवल अगर जीवन मिला है तो वो पृथ्वी पर मिला है। और वो किसके कारण मिला है प्यारे बच्चों? पानी के कारण मिला है। पीने योग्य पानी भी हमने बर्बाद कर दिया, नदी, तालाब, झरने, झील, ये सब हमने बर्बाद कर दिए, इनमें कूड़ा कचरा, सब प्रकार का प्रदूषण हमने फैला दिया। तो पृथ्वी को हमसे खतरा है, न कि हमें पृथ्वी से खतरा है। ये आपका फर्स्ट असम्पशन बिल्कुल गलत है, कोई रिलेशन नहीं बनता इससे। अगर आप बात करोगे पानी रंगहीन है, तो पानी रंगहीन है इसलिए पानी को बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, ये भी रिलेट नहीं करता। पानी आपका कलरलेस है, रंगहीन है, तो क्या उसको बचाया जाए या पृथ्वी को बचाया जाए? नहीं, ये भी रिलेट नहीं करता। दोनों के दोनों असम्पशन आपके रिलेट नहीं करते, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन, न तो पहला और न ही दूसरा असम्पशन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है प्यारे बच्चों। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ में सब्सक्रिप्शन भी जरूर ले प्यारे बच्चों। और एक बात आपके लिए बता दूं, आपके लिए थोड़ी काइंड इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करे हुए हैं और जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुका है, उस रेडियो ऑपरेटर के लिए मैं जल्द ही महामैराथन लेकर आऊँगा आपके साइंस के लिए, जिसमें आपको 2-2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। 2-2.5 घंटे की क्लास में, कक्षा में प्रीवियस एग्जाम से लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा करना अच्छा है। संचार कौशल होता क्या है? संचार का मतलब होता है एक दूसरे का, देखो संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। अब कोई व्यक्ति किसी से बात किस तरीके से कर रहा, किस वे से कर रहा, उसके अंदर पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ कैसी है, उसको बोलते हैं हम संचार कौशल। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप देखते हो कि जैसे आज के टाइम में जो ये आपके सोशल मीडिया पर होता है या फिर आप न्यूज़ चैनल पर देख सकते हो, जो न्यूज़ चैनल को शुरू करने वाले और ख़त्म करने वाले जो एंकर होते हैं, क्या आप उनकी तरह बोल सकते हो? इसका मतलब आपका संचार कौशल बिल्कुल भी परिपक्व या आप डेवलप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है संचार कौशल का मतलब है आपकी बातचीत में कितनी नरमाई, कितनी मोरलिटी और कितनी स्ट्रेंथ है, उसको संचार कौशल कहते हैं। संचार कौशल का मतलब है कम्युनिकेशन। संचार कौशल का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन तभी अच्छी होगी जब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे। समूह चर्चा का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। देखो जितनी ज्यादा अच्छी आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। अब इसमें क्या कहता है, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी, है ना। शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए व्यवस्था करनी होगी, बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि संचार कौशल का विकास हो सके। आपकी कम्युनिकेशन तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपके अंदर ग्रुप डिस्कशन करने की स्ट्रेंथ नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, आपका पहला आपका सब्सन बिल्कुल रिलेट करता है। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि उसका संचार कौशल विकसित हो सके। ये भी आपका बिल्कुल रिलेट करता है, ये भी आपका बिल्कुल रिलेट करता है। इसका मतलब आपका पहला असम्पशन भी आपके कथन से रिलेट करता है और दूसरा असम्पशन भी आपके कथन से बिल्कुल रिलेट करता है मेरे प्यारे बच्चों।
बिल्कुल, इसका मतलब आपके दोनों के दोनों असप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल होगा। यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अब ध्यान देते हैं कि क्या कह रहा है कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों। देखो, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं, साइड में आपको बता देता हूं कि जो ऊर्जा के स्रोत है, जो हमारे ऊर्जा के जो स्रोत है ना, ये आपके दो तरीके से होते हैं। हमारी धरती पर कितने तरीके से मौजूद है? दो तरीके से मौजूद है प्यारे बच्चों। एक को तो बोलते हैं हम नवीकरणीय, एक को तो बोलते हैं हम नवीकरणीय, और एक को बोलते हैं हम गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। तो ये दोनों आपके किस टाइप के हैं, ध्यान देंगे। नवीकरणीय का मतलब है ऐसी ऊर्जा जिसको दोबारा भी प्राप्त किया जा सके, हम दोबारा भी बना सकते हैं, दोबारा भी मिल जाए। नवीकरणीय का मतलब है जिसको हम नया बना सकते हो, हम बार बार प्राप्त कर सकते हो। और गैर नवीकरणीय का मतलब है, गैर का मतलब होता है कि जिसको दोबारा ना बनाया जा सकता हो। एक बार आपकी एनर्जी लगी, ऊर्जा लगी, तो उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको एग्जांपल बताऊं, नवीकरणीय के अंदर क्या आता है? सूर्य का प्रकाश। भाई सूर्य का प्रकाश आपने आज खर्च कर लिया, कल को फिर मिल जाएगा, परसों को फिर मिल जाएगा, परले दिन को फिर मिल जाएगा। तो प्रकाश भी तो ऊर्जा है ना, तो इसको तो हम देखो, क्लियर है ना। तो आपका जो क्या है प्रकाश, तो सूरज का प्रकाश आपके लिए नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय का मतलब रोज आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं किसकी, गैर नवीकरणीय की, तो इसमें आएगा आपका पेट्रोल। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, समझ रहे? तो ये सारी चीजें खत्म होने वाली चीज है। अगर आपका पेट्रोल लग गया बेटा, तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पेट्रोल जो खर्च हो गया, खत्म हो गया, वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर जल्द से जल्द पूरी दुनिया से अगर आपका पेट्रोलियम खत्म हो जाता है, फिर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी का 75%, हमारी टेक्नोलॉजी का 75% किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैर नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। अपने क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या कहता है? अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का कोई नवीकरणीय स्रोत नहीं होगा। बताओ, नवीकरणीय स्रोत अभी बताया ना, नवीकरणीय स्रोत मतलब जैसे सूरज का प्रकाश। क्यों नहीं होगा भाई? होगा, हमेशा होगा। आज भी सूरज का प्रकाश मिलता है, कल भी मिलेगा। तो इसका मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो हमेशा होगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरी बात, सेकंड तरीका क्या है प्यारे बच्चों? अभी बताया आपको, होगा मतलब भविष्य का काल्पनिक अनुमान। इसके अंदर क्या आ गया? होगा, होगा या था, भूत या भविष्य का काल्पनिक अनुमान अगर आ गया तो वो ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाता है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, यदि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो अगली पीढ़ी उन्हें प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। इसीलिए ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों को अगली पीढ़ी के लिए बचाए। इसका मतलब आपका सेकंड असप्शन बिल्कुल रिलेट करता है आपके स्टेटमेंट के साथ, कथन के साथ। इसका मतलब हमारा केवल और केवल दूसरा असप्शन सही है। तो हमारा सबसे अच्छा सुटेबल जो आपका ऑप्शन होगा वो मेरे प्यारे बच्चों बी होगा। बिल्कुल सभी बच्चों का क्या है? बी है। बिल्कुल सभी बच्चों का ज्यादातर मैक्सिमम आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। देखते हैं कि बहुत सारे भारत में बहुत सारे स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह है, जिसमें आपको स्विमिंग वगैरह के लिए जो है, ये स्पोर्ट के अंदर ही आती है, स्विमिंग वगैरह भी स्पोर्ट के अंदर ही आती है, स्पोर्ट कैटेगरी में आती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप टीडीआई की तरफ जाओगे, डेवलपमेंट एरिया की तरफ जाओगे, तो उधर के स्कूल और कॉलेज में ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना तो आने वाली सरकार ना पिछली सरकारों ने कभी ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और उत्थान और हर प्रकार का डेवलपमेंट रुक गया है प्यारे बच्चों, बिल्कुल रुक गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बेचारे
नौकरी के लिए बेरोजगारी से परेशान हो रहे, जूझ रहे, उनको इतना अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि शिक्षा के नाम पे उन्हें शिक्षा भी बेची जा रही है। उनको सही तरीके से बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं किया जाता है। उनको इतनी भी समझ, इतना भी सेंस नहीं होता है कि कौन सामने वाला आपका बेवकूफ़ बना रहा है और कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ये चैनल और इस चैनल से रिलेटेड आपके टीचर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। भले ही हमें आपके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, तो आपको बिल्कुल कामयाब करके छोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि पूर्वानुमान, आपको अनुमान पढ़ना है, रिलेट करना है, अनुमान पढ़ना है, रिलेट करना है। जो आपको नियम रूल्स बताए थे, वे 5 रूल्स है, उसको फॉलो करो। सॉरी 4 रूल्स थे। तो पहला रूल देखते हैं, पहले वाला जो असम्पशन है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। क्या ऐसा जरूरी है? छोटे बच्चों का ठीक है कि माइंड, ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासा में होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जल्दी जल्दी चीजों को सीखते हैं। लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि छोटे बच्चे स्विमिंग को आसानी से सीखते हैं। अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि कॉलेज या स्कूल के अंदर क्या छोटे बच्चे ही स्विमिंग कर सकते हैं क्या? बड़े बच्चे भी तो है। अगर यहाँ पे बोलता है ये कि विद्यार्थी स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, तो ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव असम्पशन होता, बिल्कुल सकारात्मक असम्पशन होता, आपका फर्स्ट रूल काम करता। लेकिन इसने इसमें नेगेटिविटी दिखा दी, केवल और केवल कंपैरिजन कर दी, और तुलना पर आधारित असम्पशन हमेशा गलत होते हैं। छोटे बच्चे नहीं प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि छोटे बच्चों के साथ साथ हर प्रत्येक प्रकार का बच्चा जो स्कूल में है वो इस स्विमिंग सेशन को बिल्कुल ले सकता है, जल्दी सीख सकता है। ये इसका मतलब है। आपका पहला असम्पशन बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। सेकंड की बात करोगे, स्कूल बच्चों को सर्वांगीण विकास चाहता है। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है आपका कॉलेज प्रबंधन। तभी तो उसने स्विमिंग सेशन में हर चीज कंपलसरी कर दी कि प्रत्येक प्रकार का बच्चा स्विमिंग सेशन को जरूरी लेगा और जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि सर्वांगीण विकास हो। इसका मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि सभी तरीके का, सभी प्रकार का बच्चे का विकास हो, वो हर तरीके से हर फील्ड में कामयाब हो जाए। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब आपका केवल और केवल सेकंड ऑप्शन आपका बैठता है, जिसके लिए आपका बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके बिल्कुल चैप्टर समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको डीपली समझा रहा हूं, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को कर दिया करोगे। सबसे जरूरी है हमारी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि असम्पशन पढ़ना है और रिलेट करना है। आपको असम्पशन, पूर्वानुमान या अवधारणा पढ़नी है और रिलेट करनी है। यही एकमात्र तरीका है आपके एग्जाम को क्रैक करने का। मैक्सिमम प्रैक्टिस, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम रह चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं, कथन है अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीमा ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। है ना, अंतिम परीक्षाएं, फाइनल जो आपके एग्जाम है वो बिल्कुल निकट है, नजदीक है। ये रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। क्यों दिलाया? अब इससे पहले वाले जो रीजन थे उनको देखते हैं। पहला रीजन देखते हैं, पहला पूर्वानुमान। वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे। बिल्कुल, अगर हमारी माता या हमारे पिता हमें बताते हैं कि भाई एग्जाम आ गया, तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि हम एग्जाम के प्रति गंभीर भी हो, एग्जाम के प्रति हम उसका पूरा का पूरा सेशन याद रखें, हम हर चीज को लेकर क्या रहे प्यारे बच्चों, सजग रहे। बिल्कुल, वे चाहते हैं कि बच्चा ढीला ना हो, डिमोरलाइज ना हो, फैल ना हो। इसीलिए वह चाहती है कि वह अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे। ध्यान देंगे जैसे कैसे पढ़ने हैं ये क्वेश्चन। पहला अनुमान पढ़ रहा हूं मैं। वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे, इसीलिए अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल रिलेट करता है। अब हम सेकंड की बात करते हैं। वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे, इसीलिए अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। यह भी आपका बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब फर्स्ट असम्पशन भी आपके स्टेटमेंट को रिलेट करता है और सेकंड असम्पशन भी आपके प्यारे बच्चों रिलेट करता है स्टेटमेंट को। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब हमारा जब दोनों के दोनों आपके असम्पशन बिल्कुल राइट हो, तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है और आपको पढ़ने का तरीका और करने का तरीका आपको बता चुका हूं मैं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है प्यारे बच्चों।
करो। टाइम आपका ओवर हो चुका है प्यारे बच्चों। देखते हैं देर रात के भजन, भजन नहीं है प्यारे बच्चों, इसको ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। ये है आपका भोजन। देर रात के भोजन में आजकल डॉक्टर खाने में चावल का सुझाव देते हैं, है ना। देर रात के भोजन में मतलब रात का अगर हमारा भोजन है उसमें अगर हम स्टार्च वाली चीज़ें ना खाकर, फैट वाली चीज़ें ना खाकर अगर हम केवल हल्का फुल्का भोजन खाए तो हमारे स्वास्थ्य पर इस चीज़ का बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ता है फिर, है ना। तो आजकल तो हमारे क्षेत्र में वैसे भी चावलों को बहुत पसंद करने लगे हैं प्यारे प्यारे बच्चे जो है मेरे, गुड़ शक्कर और मोतीचूर के लड्डुओं। जैसे आप दिन में भी चावल खा लेते हो, रात को भी चावल खा लेते हो, और पता चला कि अगले दिन सुबह कढ़ी और चावल बन गए तो फिर भी कढ़ी और चावल जरूर खाओगे। हमारे इस एरिया में, बागपत के इस वाले एरिया में 80% से ज़्यादा जो है बच्चे भी और माँ बाप भी कढ़ी चावल पसंद करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। और मैं मक्के की रोटी और साग मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो देखते हैं देर रात के लिए भोजन में आजकल डॉक्टर खाने में चावल का सुझाव देते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपच रहता है। ये आपका जो है ये कहीं आपको रिलेट दिखाई दे रहा? बिल्कुल भी रिलेट नहीं दिखाई दे रहा। भोजन का जो टाइम है वो पचेगा उसी टाइम। आपको जब आप पढ़ोगे डाइजेस्टिंग सिस्टम आप बायोलॉजी के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि भोजन कैसे पचता है। भोजन हमारा मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसमें टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, आपका म्यूनिल होता है, और फिर उसके बाद हमारा फूड पाइप से होता हुआ हमारे पेट में जाता है जिसको हम अमाशय या स्टोमक बोलते हैं। पेट के भी 3 हिस्से होते हैं प्यारे बच्चों जिसको कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक कहते हैं। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। कार्डियक के अंदर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बाहर से आए कीटाणुओं को मार देता है, और दूसरी बात फैट को तोड़ देता है छोटे छोटे अणुओं में, कणुओं में। उसके बाद भोजन जाता है आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत के भी कितने हिस्से होते हैं? 3। छोटी आंत के भी प्यारे बच्चों 3 हिस्से होते हैं, डेडुनम, जजुनम, इलियम, और सबसे ज्यादा पचता है इलियम में। फिर उसके बाद वो भोजन को आगे पहुंचा देते हैं जिसमें बड़ी आंत पहुंचते हैं, और बड़ी आंत के कितने 7 हिस्से होते हैं? कितने हिस्से होते हैं? 7 हिस्से। लेकिन बड़ी आंत का एक ही काम होता है, बड़ी आंत केवल और केवल भोजन से पानी का ऑब्जर्वेशन करती है और आपके एक पिगमेंट को मिला देती है, जो हमारा पिगमेंट जो येलो टाइप का है। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ गए होगे प्यारे बच्चों। तो देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है। ये जरूरी नहीं होता है, ये आपके न्यूट्रिशन फैक्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना गंदा खा रहे हो। अच्छा खाओगे तो टॉक्सिन क्यों बनेगा, है ना। तो क्लियर है ना। चावल जल्दी पच जाते हैं, बिल्कुल पच जाते हैं प्यारे बच्चों। हमारे दैनिक आहार में, डेली रूटीन के न्यूट्रिशन में सबसे जल्दी पचने वाला अगर है तो वो चावल है आपके। चावल जल्दी पच जाते हैं। और चावलों के अंदर कौन सा विटामिन होता है कमेंट करके जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल और केवल आपका पहला ही ऑप्शन बैठता है, सॉरी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चावलों के अंदर कौन सा विटामिन होता है कमेंट करके जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं जो बच्चे केवल प्रैक्टिस के लिए है। कथन, काजल ने अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चले। काजल को फिल्में देखना पसंद है, वे सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। इसके लिए आपके पास, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान देंगे, काजल को फिल्म देखना पसंद है इसीलिए उसने अपने पति को कहा कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। भाई काजल को फिल्में देखना पसंद है तभी तो बोला, अगर नहीं होती तो वो ये भी तो बोल सकती थी कि चलो रागिनी देखने चले। तो जब उसको फिल्में देखना पसंद है तो फिल्में देखने के लिए क्या करेगी? अपने पति को, हस्बैंड को एग्री करेगी नहीं। तो काजल को फिल्में देखना पसंद है इसीलिए काजल ने अपने पति से कहा कि चलो फिल्म देखने चले। अच्छा जी, अब जब काजल को फिल्में देखना पसंद है और उसने ये स्टेटमेंट भी बोल दिया अपने हस्बैंड को कि चलो फिल्म देखने चले, अब वे बैठ के सोच रहे हैं, खड़े होकर सोच रहे हैं या बैठ कर सोच रहे हैं, जैसी उनकी पोजीशन है उसी के हिसाब से सोच रहे हैं कि अब कहाँ चला जाए। तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है। इसका मतलब ये भी आपका रिलेट करता है, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके रिलेट करते हैं। आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।
काजल को तो सलमान खान लेगा था। अरे भैया फिल्म के चक्कर में ना बढ़ो भैया, अपने एग्जाम पे ध्यान दे लो। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अस्पताल में एक महिला रो रही है क्योंकि उसका पति सीरिया के हवाई हमले में मर गया है। हॉस्पिटल में कोई औरत होगी, वो रोने लग रही क्योंकि उसको पता चला, है ना, उसको पता चला कि उसका पति जो हस्बैंड है वो सीरिया के हवाई हमलों में मारा जा चुका है। अब देखो पूर्वानुमान क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। पहले हमें पूर्वानुमान पढ़ना है, फिर स्टेटमेंट पढ़ना है, रिलेट करना है और कुछ नहीं है। पत्नी सोचती है कि भगवान उसके साथ नहीं है। जब आपके साथ कभी कभी इतना बुरा हो जाता है, आप भी तो सोचते हो कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा। तब हमारे अंदर इतनी ज्यादा डिमोरलाइजेशन आ जाती है, इतना ज्यादा नेगेटिव माइंड हो जाता है, हम ऊपर वाले पर भी क्या करते हैं, उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जब आपका बुरा समय होता है प्यारे बच्चों, तो हम सोचते हैं या हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है। तो बुरे समय में तो हमेशा भगवान को कहा जाता है नहीं, इसका मतलब वो भगवान को भी क्या कह रही है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। सेकंड देखते हैं, महिला अपने पति को सीरिया होने के लिए दोष दे रही है। बिल्कुल देते हैं। अगर आप समझो कि अगर आप अपने घर से बाइक के लिए निकले और जाते ही आपको पता चला कि बड़ौत में आपका जो है खरोच उरोच लग गई या आपकी बाइक टूट गई, फूट गई, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, घर वालों को पता लगेगा तो बोलेंगे क्या कि बड़ौत का क्या करने गया था, बड़ौत ही क्यों गया। देखो चोट दुर्घटना और हादसा कभी बता के तो होता नहीं है। अगर हादसा और दुर्घटना और ये चोट वगैरह जो है ये बताकर होती तो हम उसके लिए तैयार हो जाते। क्लियर है ना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका दोस्त आपको बिना बताए आपके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है तो उसकी चोट बड़ी खतरनाक लगती है, क्योंकि हमारी मसल्स तैयार नहीं होती, हमारा ब्रेन उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन अगर आपका दोस्त बोले कि मैं तेरा चाटा मारूंगा, तो हमारा ब्रेन भी अब उसके लिए तैयार हो गया और हमारे चेहरे की मसल्स भी तैयार होगी, तो हम ऐसा कर ले, मारो भैया। तो समझ रहे। तो अचानक से जो घटना होती है ना, जो अचानक से घटना आपके साथ होती है उसको हादसा या इमरजेंसी बोलते हैं। और हादसा इमरजेंसी बता के नहीं होते प्यारे बच्चों, और इसके लिए घर वाले दोष देते हैं आपको, भाई क्या करने गया था वहां। तो अब ध्यान देंगे, महिला अपने पति को सीरिया होने के लिए दोष दे रही, क्यों? क्योंकि सीरिया में आए दिन बमबारी, आए दिन आतंकवादी घटनाएं वगैरह होती रहती है, तो ये दोष दे रही होगी। इसका मतलब ये भी आपका रिलेट करता है, बार बार रोते रोते कभी अपने पति को, हस्बैंड को दोष दे रही होगी, वहां क्या करने गया था, मर जाना। फिर कभी कभी भगवान को दोष दे रही होगी कि भगवान भी हमारे साथ नहीं दे रहे, सबका साथ दे, हमारा साथ नहीं दे रहे। इसका मतलब दोनों की दोनों घटनाएं बिल्कुल रिलेट करती है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? युद्ध के अधिकांश शिकार शांति प्रिय लोगों के लिए त्रासदायक। त्रासदायक का मतलब क्या होता है? कष्टदायक। इसका मतलब होता है कष्टदायक। कष्टदायक क्या होता है प्यारे बच्चों? कष्टदायक होता है। स्कूल में बहुत पिटे, बिल्कुल पिटे भैया, मैं भी बहुत पिटा। मेरी तो दही तोड़ दी थी एक बार, मगरमच्छ बना देता घर वालों ने पीट पीट के। अम्मी जान राम राम, सर भैया राम राम, भैया अम्मी जी राम राम जी। तो यहां तक क्लियर है नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि त्रासदायक का मतलब होता है कष्टदायक। अब हम पढ़ते हैं अपना पूर्वानुमान असम्पशन। कुछ लोग शांति प्रिय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बताओ प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? भाई कुछ लोग जो है ना, जो बेकारे लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, सीरियस लोग हैं, बेचारे अपने काम पे ध्यान दे, वे कभी कभी बेचारे बेआई में फंस जा। देखा ना होगा बड़ौत में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है, आपके साथ भी हुई होगी। आपने कोई रीजन नहीं करा, कोई रीजन आपका था नहीं कि किसी को आपको कष्ट पहुंचाए, या आपने कोई गड़बड़ नहीं की, या आपने कोई बात नहीं की, उसके बाद भी आपको किसी न किसी प्रकार की बात का दोष आप पे लग गया, इल्जाम आप पे लग गया। होता है। कुछ लोग शांति प्रिय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। युद्ध के अधिकांश शिकार शांति प्रिय लोगों के लिए त्रासदायक हो, तब भी युद्ध का तीव्रता से तिरस्कार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शांति प्रिय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल रिलेट कर रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल रिलेट करता है आपका। दूसरी बात करते हैं, युद्ध में अधिकांश दुष्ट जन मारे जाते हैं। ये जन है आपका, ये जन नहीं है भैया, कभी जान सोचो। तो ये क्या है? जन। तो युद्ध में अधिकांश दुष्ट जन मारे जाते हैं। बताओ
युद्ध क्या देख के, क्या युद्ध में जो है युद्ध भी देखेगा कि किसको मारना किसको नहीं, ये दुष्ट है इसको मारना, ये सही है इसको छोड़ना है? भैया युद्ध का परिणाम तो हमेशा घातक हुआ है, युद्ध का परिणाम हमेशा घातक हुआ है। आप भारत के पाकिस्तान के युद्ध देख लो, भारत और चाइना का युद्ध देख लो, हमेशा ही घातक हुआ है। हमारे कितने सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया है। हमेशा ही युद्ध का परिणाम क्या होता है? घातक होता है। दोनों देशों के लिए, दोनों जगहों के लिए, दोनों स्तरों के लिए हमेशा नुकसान होता है। उसमें चाहे सही आदमी हो चाहे गलत आदमी हो। लेकिन आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने रूल पढ़ा हो, थर्ड रूल, कि जब भी आपके असप्शन में अधिकांश, अधिकतर, हमेशा, सदैव, सभी आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। युद्ध में जरूरी नहीं कि दुष्ट जन ही मारे जाए, दुष्ट व्यक्ति ही मारे जाए, इसके लिए सही आदमी भी मारे जाते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है, जो आपका यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ है। यूक्रेन के जो बेचारे बिल्कुल जो कसूरवार लोग थे, उनके कारण जो है वे बेकसूर लोग मारे गए। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, और बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनको अपने परिवार के सदस्यों का भी नहीं पता चला कि कहाँ चले गए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास इतने रखते हैं और कल मिलते हैं। कल आपके नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों। और ध्यान देंगे, सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, सभी को सपोर्ट है, सभी को आशीर्वाद है, और आपके सहयोग की भी जरूरत है। आपका खुद का, आपका अपना ये चैनल है, इसको सपोर्ट करो, सहयोग करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।